नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारा 16वां लेसन चल रहा था। 16वें लेसन के कुछ टॉपिक्स हो गए थे, जिसमें हमने अंत में जो संवर्धन के लिए कैलस संवर्धन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अंग संवर्धन। नहीं, पादप के विभिन्न अंग। पादप के कौन कौन से अंग हो सकते हैं? जड़ें हो सकती हैं, तना हो सकता है, इसके अलावा अंडाशय हो सकता है आदि को संवर्धन माध्यम में, मूल, तना, अंडाशय आदि को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके क्या कर दें? संवर्धित करके क्या कर दें? नए पौधे का निर्माण करें। इसका निर्माण करें, नए पौधे का निर्माण करें, तो इसे हम अंग संवर्धन कहते हैं। इसमें थर्ड आता है पॉइंट, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन, हाँ भाई, पादप के अपरिपक्व या पूर्ण परिपक्व भ्रूण के संवर्धन की प्रक्रिया को, अपरिपक्व या फिर पूर्ण परिपक्व, पूर्ण परिपक्व भ्रूण के संवर्धन की प्रक्रिया, भ्रूण के संवर्धन की प्रक्रिया, संवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भ्रूण संवर्धन कहलाती है। अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को, अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भ्रूण बचाव या फिर भ्रूण रक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि अपरिपक्व भ्रूण को अगर संवर्धित नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है। अर्थात अपरिपक्व भ्रूण के संवर्धन की प्रक्रिया को भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो अर्थात एम्ब्रियो की सुरक्षा कहा जाता है, एम्ब्रियो सेफ्टी। इसका उपयोग अल्प विकसित भ्रूण को बचाने में कर सकते हैं। चौथा बिंदु आता है परागकोश तथा परागकण संवर्धन। परागकोश एवं परागकण संवर्धन, हाँ जी, परागकोश के अर्धसूत्रण का अध्ययन पात्रे संवर्धन द्वारा सीमा कुरे ने, किसने? सीमा कुरे ने 1943 में किया। किसका? परागकोश के अर्धसूत्री विभाजन का। परागकोश के अर्धसूत्रण का पात्रे संवर्धन, पात्रे संवर्धन का अध्ययन किसने किया भाई? सीमा कुरे ने। कब किया? 1943 के अंदर किया। 1964 में शिप्रा गुहा मुखर्जी, 1964 में शिप्रा गुहा मुखर्जी, शिप्रा गुहा मुखर्जी, सतीश चंद्र महेश्वरी, सतीश चंद्र महेश्वरी ने धतूरे के परागकोश व परागकोण, किसके? धतूरे के परागकोश एवं परागकणों के अध्ययन से या परागकणों के संवर्धन से अगुणित पौधे प्राप्त किए, अगुणित पौधे प्राप्त किए।
हाँ भाई, 1964 में किस किसने, शिप्रा गुहा मुखर्जी और सतीश चंद्र महेश्वरी ने धतूरे के परागकोश व पराग कणों के संवर्धन से अगुणित पौधे बनाए। अगुणित जो पौधे होते हैं वो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। अगर आपसे पूछे अगुणित पौधे क्यों बनाए जाते हैं तो आप क्या कहोगे, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए, वंशक्रम प्राप्त करने के लिए। अगुणित पौधे किस लिए तैयार किए जाते हैं, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए अगुणित पौधे तैयार किए जाते हैं। हाँ जी, सोलेनेसी कुल में आज अब सर्वाधिक क्या किए जा चुके हैं, यानी अगर आपसे पूछे कि कौन से कुल के सर्वाधिक अगुणित पौधे प्राप्त किए गए हैं तो आप क्या कहोगे, सोलेनेसी। सोलेनेसी यानी सोलेनेसी के सर्वाधिक अगुणित पौधे तैयार किए गए हैं। कौन से कुल के, सोलेनेसी कुल के। अगला आता है अपना कोशिका निलंबन संवर्धन। निलंबन संवर्धन, कोशिका निलंबन संवर्धन यानी तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को निलंबन संवर्धन कहते हैं। किसमें, तरल माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को क्या कहते हैं, निलंबन संवर्धन कहते हैं। इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर जैव सक्रिय अणुओं एवं द्वितीयक उपापचयजों के संश्लेषण व उत्पादन में करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीव द्रव्यक संवर्धन। जीव द्रव्यक, इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हाँ जी, इस प्रक्रिया में सबसे पहले निजर्मीकृत कृतोतक को, कृतोतक क्या होता है, वो भाग जो संवर्धन में काम लिया जाता है, जैसे ये तना है या कोई शाखा है, यानी इसमें निजर्मीकृत कृतोतक को सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज इसके अलावा पैक्टिनेज एंजाइमों से उपचारित किया जाएगा और इसकी जो कोशिका भित्ति है, जैसे ये कोई पादप कोशिका है, इसकी जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है इसको नष्ट किया जाएगा, अर्थात इस पादप कोशिका को भित्ति रहित बनाया जाएगा और भित्ति रहित पादप कोशिका को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्यक कहेंगे या प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब इस प्रोटोप्लास्ट को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यानी कृतोतक भाग से कोशिका ली जाएगी, कोशिका को सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिनेज एंजाइम के साथ रखा जाएगा। ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिनेज एंजाइम ये इसकी कोशिका भित्ति को गला देंगे, अर्थात कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब इस प्रोटोप्लास्ट को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को ही क्या क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन कहा जाता है। हाँ जी, अब अपना नेक्स्ट आता है पादप ऊतक संवर्धन में जो क्या क्या अनुप्रयोग हैं और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। पादप
ऊतक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियां। हाँ जी, पहला पॉइंट आता है हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन। हाँ जी, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा पादपों के पुनर्जनन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। यह बात पहले भी आ चुकी है। किसके द्वारा? ऊतक संवर्धन तकनीक से पादपों के पुनर्जनन को ही क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग आर्थिक महत्व वाले जो पौधे होते हैं उनमें कायिक जनन कराकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यानी कायिक जनन से नए पौधे तैयार करेंगे। दूसरी बात, बहुत ही कम समय में जो ये सूक्ष्म प्रवर्धन है इसके द्वारा बहुत से पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक से ऑर्किड की कई जातियां तैयार की जा चुकी है। दूसरा आता है अपना विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन। विषाणु मुक्त पादप पुनर्जनन यानी विषाणु मुक्त पौधे कैसे तैयार किए जाएंगे? यानी अनेक पादप वायरस यानी विषाणुओं से या फाइटोप्लाज्मा से संक्रमित होते हैं। बहुत से पादप हैं वो वायरसों से या फाइटोप्लाज्मा से संक्रमित होते हैं। यदि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे बनाए जाएंगे तो ये जो वायरस है वो अगले पौधों में या दूसरे जो नए पौधे बनेंगे उनमें चले जाते हैं। यानी कायिक जनन से अगर नए पौधे बनाएंगे संक्रमित पौधे से तो विषाणु का भी ट्रांसफर नए पौधों में हो जाता है और हमें पौधे तैयार करने विषाणु मुक्त। ऐसी स्थिति में ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? शीर्ष प्ररोग को कृंतक के रूप में काम में लेते हैं। ये प्रश्न बोर्ड में आ चुका है कि एक वायरस संक्रमित पौधे से नए पौधे कैसे तैयार करेंगे। तो समझना, जैसे ये पौधा है, कोई भी पौधा कितना ही रोगग्रस्त क्यों ना हो, कोई भी पौधा कितना ही रोगग्रस्त क्यों ना हो, उसका प्ररोग शीर्षस्थ भाग कैसा रहता है? रोग मुक्त रहता है। हमेशा शीर्षस्थ भाग कैसा रहेगा? रोग मुक्त रहेगा। अब इस शीर्ष प्ररोग से क्या ली जाएगी? कोशिका ली जाएगी या कृंतक लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? शीर्ष प्ररोग से कृंतक लिया जाएगा और उस कृंतक भाग को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके रोग मुक्त या विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जाएंगे। इससे संवर्धित करके रोग मुक्त पौधे तैयार किए जाएंगे। ध्यान रखना कि भाई अगर कोई पौधा रोगग्रस्त है उससे अगर कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे तैयार करेंगे तो पौधे क्या होते हैं? रोग युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए, ऐसी स्थिति में स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए शीर्ष प्ररोग को कृंतक के रूप में काम लेते हैं।
जब क्योंकि शीर्ष प्ररोह है वो हमेशा रोग मुक्त होता है, अतः शीर्ष प्ररोह का उपयोग किसके रूप में किया जाएगा? विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने में किया जाता है। इस तरह आलू के ये पोटैटो वायरस 5 है, पोटैटो वायरस इस तकनीक के द्वारा आलू के अंदर कौन कौन से पोटैटो वायरस एस व पोटैटो वायरस एक्स रहित पौधे तैयार किए जा चुके हैं। यानी एक आलू का पौधा था जो इस वायरस से ग्रसित था, एक इससे था, तो इनका शीर्ष प्ररोह काम में लेके हमने विषाणु मुक्त पौधे तैयार कर लिए। थर्ड बिंदु आता है हमारा कृत्रिम या संपुटीकृत बीज उत्पादन। कृत्रिम या फिर संपुटीकृत बीज उत्पादन। हाँ भाई, कृत्रिम बीज किसे कहते हैं? यानी भ्रूण जनन द्वारा बने कायिक भ्रूण के संपुटीकरण क्रिया से कृत्रिम बीजों का निर्माण होता है। यानी कायिक भ्रूण बना, जैसे कायिक भ्रूण बना है, इस कायिक भ्रूण को चारों ओर से संपुटीकृत कर दिया जाए, अर्थात संपुटिका से इसको घेर दिया जाए या भ्रूण को इसके अंदर पैक कर दिया जाए। इस तरह बने बीज क्या कहलाते हैं? कृत्रिम बीज या संपुटीकृत बीज कहलाते हैं। यानी कायिक भ्रूणों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए सोडियम या कैल्शियम एल्जीनेट, ये किसका होता है? सोडियम या फिर कैल्शियम एल्जीनेट के मन के या मणि के अंदर संपुटीकृत कर दिया जाता है। अर्थात जो कायिक भ्रूण बना है वो अगर संपुटीकृत नहीं करेंगे तो कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। अतः कायिक भ्रूण को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उसके चारों ओर सोडियम या कैल्शियम एल्जीनेट का मन का या खोल उसके चारों ओर लगा दिया जाता है। इस मनके के अंदर भ्रूण के अलावा पोषक पदार्थ, वृद्धि नियामक, पीड़कनाशी, प्रतिजैविक पदार्थ भी होते हैं। कृत्रिम बीजों का अंकुरण सामान्य बीजों की तरह ही होता है। इस तरह का पहला प्रयोग ये मुरासिगे द्वारा 1977 में किया, यानी 1977 के अंदर मुरासिगे ने इस तरह का सबसे पहला प्रयोग किया। इसमें क्या किया इन्होंने? कायिक भ्रूण बनाया, कायिक भ्रूण के चारों ओर सोडियम या कैल्शियम एल्जीनेट के मणके से ढक दिया। इस सोडियम एल्जीनेट का जो मनका है, इसके अंदर कायिक भ्रूण के अलावा पोषक पदार्थ, वृद्धि नियामक पदार्थ, पीड़कनाशी और प्रतिजैविक पदार्थ हैं, यानी एंटीबॉडीज वो उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, इन बीजों का अंकुरण ध्यान रखना, कृत्रिम बीजों का अंकुरण सामान्य बीजों की तरह ही होता है। चौथा आता है हमारा भ्रूण बचाव। हाँ जी, अंतरजातीय संकरण से बने अल्प विकसित भ्रूणों को ऊतक संवर्धन तकनीक से हम बचा सकते हैं। जो अंतरजातीय संकरण से जो बने भ्रूण होते हैं वो बहुत कम जीवित रहते हैं। अंतरजातीय संकरण से जो भ्रूण बनते हैं वो बहुत कम जीवित रहते हैं, लेकिन इस तरह बने भ्रूणों को हम ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा
बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुंजननीय अगुणितों का उत्पादन। पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन। पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन यानी पुष्प के परागकोश एवं पराग कणों के द्वारा ऊतक संवर्धन तकनीक से अगुणित पौधों का उत्पादन किया जाता है। यह क्रिया शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए की जाती। किससे? पुष्प के परागकोश या फिर पराग कणों को क्या करें? ऊतक संवर्धन तकनीक से संवर्धित करके क्या कर लिया जाए? अगुणित पौधे तैयार किए जाते हैं। अगुणित पौधे तैयार किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए। क्यों किया जाता है भाई? शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। हाँ जी, त्रिगुणित जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। त्रिगुणित पौधे कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। अतः इनका फल विज्ञान में महत्व बढ़ जाता है। जो फल विज्ञान है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बीज रहित जो फल होते हैं वो खाने में कैसे रहते हैं? टेस्टी होते हैं। यानी त्रिगुणित पौधे कैसे रहते हैं? बीज रहित होते हैं और उनके फल के अंदर बीज नहीं होता है। अर्थात भ्रूणपोष संवर्धन द्वारा त्रिगुणित पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। बीज रहित होते हैं ये। और पौधे का कौन सा भाग त्रिगुणित होता है? 3N, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया। भ्रूणपोष कैसा होता है? एंजियोस्पर्मों में भ्रूणपोष 3N होता है। अब इस भ्रूणपोष की कोशिका ली जाएगी और उसको ऊतक संवर्धन तकनीक से संवर्धित करके नए पौधे प्राप्त किए जाएंगे। और ये पौधे कैसे होते हैं? त्रिगुणित होंगे और कैसे रहेंगे? बीज रहित होते हैं। ये कुछ ऊतक संवर्धन के भाई किस तरह से हम किस भाग का उपयोग करके नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ विधियां थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। हाँ जी, पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वाहक निर्देशित या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण और दूसरी होती है वाहक अनिर्देशित या फिर प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। दो विधियां हैं। हम पहले पढ़ रहे हैं वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। वाहक निर्देशित या फिर अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। हाँ जी, इसका आता है पहला वाहक निर्देशित का एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, ये बोर्ड के अंदर पिछले साल आया भी था। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। हाँ भाई, इस प्रकार का जो जीन स्थानांतरण है वो ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड द्वारा होता है।
किसके द्वारा? ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड द्वारा। इसको हम टीआई प्लाज्मिड भी बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड भी कहा जाता है। टीआई की फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंडक्टिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंडक्टिंग प्लाज्मिड, यानी ये प्लाज्मिड ट्यूमर का मतलब होता है गांठ बनाते हैं। ये प्लाज्मिड क्या बनाते हैं? गांठ का निर्माण करते हैं। यह मृदा में पाए जाने वाला एवं द्विबीजपत्रियों को संक्रमित करने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस में पाया जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? किसमें होता है भाई? मृदा के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात, द्विबीजपत्रियों को संक्रमित करने वाला जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस के अंदर पाया जाता है। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। यह जीवाणु अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, यानी बार बार कोशिका विभाजित होंगी और कोशिका विभाजित होकर के एक गांठ का निर्माण कर लेती है। अर्थात यह जीवाणु क्या करता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे उसमें अर्बुद यानी गांठ बन जाते हैं। गांठ को अपन पीठिका भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीठिका या अर्बुद या गांठ एक ही बात है। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस क्या करता है? गांठ निर्माण को प्रेरित करता है या पीठिका अर्बुद निर्माण को प्रेरित करता है। अब इन पीठिका को किरीट पीठिका या क्राउन गाल कहते हैं। ये जो गांठ बनेंगी उन गांठों को क्या कहा जाएगा? किरीट पीठिका या फिर क्राउन गाल कहते हैं। इन गांठों को क्या कहेंगे? किरीट पीठिका या क्राउन गाल कहते हैं। क्राउन गाल का निर्माण जीवाणु के अंदर उपस्थित टीआई प्लाज्मिड द्वारा होता है। ये कौन बनाती हैं? टीआई प्लाज्मिड। जीवाणु के अंदर, इस जीवाणु में क्या कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए परपोषी के जीनोम के साथ समाकलित होकर के टीडीएनए का निर्माण करता है। यानी टीआई प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो पादप के या पोषक परपोषी है पौधे के डीएनए के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है? ये जुड़ जाते हैं दोनों, ये और ये जुड़ करके और क्या बना लेते हैं? समाकलित होकर के टीडीएनए का निर्माण करते हैं। टीडीएनए का ये दोनों, ये तो टीआई का डीएनए और ये पौधे का डीएनए, और दोनों मिलकर के टीडीएनए का निर्माण कर लेते हैं, जिससे पादप कोशिकाएं अर्बुद बनाती हैं या गांठ बनाती हैं। टीआई प्लाज्मिड अर्बुद निर्माण करता है, जबकि आरआई प्लाज्मिड जड़ का निर्माण करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले आरआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड तो गांठ बनाता है, और आरआई प्लाज्मिड के बारे में अगर कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? वो राइजोजेनेसिस अर्थात जड़ निर्माण को प्रेरित करता है। 20वीं शताब्दी तक एक्रोबैक्टीरियम को पादप रोग जनक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग पादप कोशिकाओं में डीएनए स्थानांतरण हेतु किया जाता है। इस उपयोग के कारण इसे प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता, अगर आपसे पूछे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस का नाम बताइए तो इसको क्या कहा गया है? प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता, यानी नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस को
पहले तो 20वीं शताब्दी से पहले तो इसको केवल रोग जनक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान में कब भाई ये किसका उपयोग किस में किया जाता है, डीएनए स्थानांतरण के अंदर किया जाता है या जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता कहते हैं। इस जीवाणु द्वारा रूपांतरित कोशिकाओं में ओपीन का निर्माण होता है। ये जो कोशिकाएं बनेंगी उन कोशिकाओं में ओपीन का निर्माण होता है। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस के विभेदों द्वारा ऑक्टोपीन व नोलापीन ओपीन्स बनाए जाते हैं, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोपीन्स जो राइबोजीन्स है उसके द्वारा एग्रोपीन व मेनोपीन बनाए जाते हैं। ये ट्यूमिनिफेशियंस तो क्या क्या बनाता है, ऑक्टोपीन व नोपालीन, ऑक्टोपीन व नोपालीन बनाए जाते हैं। ओपीन के प्रकार है, नोपालीन। अगर आरआई प्लाज्मिड की बात करें एग्रोबैक्टीरियम का, आरआई प्लाज्मिड, वो आरआई प्लाज्मिड के द्वारा क्या बनाया जाता है, एग्रोपीन व मेनोपीन, एग्रोपीन व मेनोपीन, मेनोपीन ओपीन बनाए जाते हैं, ओपीन बनाए जाते हैं। ओपीन की सहायता से जीन स्थानांतरण का पता लगाया जा सकता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है वो पादपों में अर्बुद उत्पन्न करता है। ट्रांसजेनिक पादप बनाने के लिए ट्यूमर को प्रेरित करने वाले जीन टीडीएनए को पृथक कर उसकी जगह वांछित जीन जोड़ दिए जाते हैं। अब उस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा पादप कोशिकाओं या ऊतकों के साथ सहसंवर्धित कर दिया जाता है, जिससे पादप कोशिकाओं में वांछित जीन का रूपांतरण हो जाता है। इस विधि के द्वारा टमाटर, तंबाकू, पिटूनिया, गुलाब आदि में जीन स्थानांतरण किया जा चुका है। टीआई प्लाज्मिड द्वारा जीन स्थानांतरण करके अनेक पादपों में लाभदायक लक्षण जैसे भाई रोगाणु मुक्त, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाली जो या प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने वाली फसलें, रोगों के प्रति प्रतिरोधक फसलें, पोषक पदार्थों के मान में वृद्धि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सुधार जैसे लक्षणों को सुधारा जा चुका है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक हेतु हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।